Assalamu alaikum and welcome to Wales podcast. I'm your host मोहम्मद रज़ा हुसैन, the faculty member of commerce. और आज हमारा जो podcast है आपके लिए है. हम इस podcast के अंदर बहुत सारी बातें करते हैं. हमने अपने एलुमनाई को इंट्रोड्यूस किया, हम दूसरे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशल है क्योंकि आज होंगी आपकी बातें. विथ मी आर द कॉमर्स फैकल्टी मेंबर सर दानिश तबस्सुम एंड सर बिलाल बशीर. सर दानिश इज़ अ वेरी वेल नोन figure when it comes to business studies and Bilal teaches economics all around. आज हम इनसे पूछेंगे क्योंकि वेल्स कॉलेज में अभी प्री मॉक का रिजल्ट आया है एंड मॉक की तैयारी बस it's just around the corner and then your CIEs. We will discuss your results. We will discuss the common pain points and what are the things which keeps us at night regarding your results. So without any further ado, Sir Danish, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं सर क्या देखा इस दफा प्री मॉक में आपने? Some new concepts like new confidence level, like a confidence level in a sense के नहीं पढ़ना है, कर लो जो करना है. And जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये इतनी नज़ाकतें पेपर में दिखाने की ज़रूरत क्या थी, ये इतनी रूहानी तौर पे पेपर करने की ज़रूरत क्या थी, so they have one answer, सर कर लेंगे. कब? I have no idea. But even them, those students have no idea. कब कर लेंगे? Just to clarify, वो आप काउंट डाउन करते हैं, कितना टाइम लगे पेपर में? यार अब तो मेरे ख्याल से रमजान के 15 दिन में निकाल दिया करता था. Right. तो 15 दिन उसमें ऐड भी कर लो ना. अब तो 33 डेज रह गए अब सिर्फ. गुड. अच्छा तो अब भी 33 डेज पे ही 33 है. राइट. तो जो बच्चा पेपर कर रहा है, the people who are doing it, या जो the person who is studying for the business paper, where is he going wrong? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में बिजनेस एज अ सब्जेक्ट के साथ जो सबसे बड़ा जो एक परेशानी हुई है कि इसको सब लिया इस तरह से जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, ये ग्रेवी वाला सब्जेक्ट समझा जाता है कि यार इकोनॉमिक्स अकाउंट के साथ कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है या किसी और दुनिया की मुश्किलात के साथ कौन सा सब्जेक्ट किया जा सकता है. देन दे प्रेजेंट. तो पॉइंट ये है कि पहले तो इस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट का अपना एक सर्टेन डोमेन है. सही है. और अगर कैम्ब्रिज ने कोई सब्जेक्ट भी लॉन्च किया, भले उसने उर्दू लॉन्च किया, सही है, उसकी भी अपनी कोई सिग्निफिकेंस है. आप उसको एज इजी सब्जेक्ट समझकर या एज स्कोरिंग सब्जेक्ट समझ के आप उसको ले नहीं सकते और उसको आप नॉन सीरियस नहीं ले सकते. पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये मेरे सब्जेक्ट के साथ ये है कि बच्चा इसको लेता है नॉन सीरियस. बच्चा आता है, रश करता है इसके अंदर चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा उसको आप फोकस करवाना शुरू करें, वो एकदम से फोकस होना शुरू होता है. एकदम से उसको याद आता है यार इकोनॉमिक्स भी तो है, यार अकाउंट्स भी तो है, और वो एकदम से जब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से जाता है एकदम से वो छोड़ देता है, ड्रॉप आता है, एकदम से ड्रॉप आता है. यही ड्रॉप्स जो है, ये फ्लक्चुएशंस जो है ना, ये बेसिकली बच्चे के अंदर इनकंसिस्टेंसी को डेवलप करती हैं और उसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से बाय द एंड ऑफ द गेम वो बिजनेस भी नहीं कर पा रहा होता, वो इकोनॉमिक्स भी नहीं करता, वो अकाउंट्स भी नहीं करता, एंड सो ऑन एंड सो. एंड नंबर 2 चीज़ जो मुझे हमेशा से मैंने हमेशा से ऑब्जर्व की है, आप मैथ्स के साथ बिजनेस को कंपेयर करें, आप इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस को कंपेयर करें, आप इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के साथ बिजनेस को कंपेयर करें. एमसीक्यूज या कैलकुलेशंस आपको देन एंड देयर आपका राइट और रॉन्ग बताते हैं. ट्रू. सही है. आप इकोनॉमिक्स में भी देख लो, बच्चा एमसीक्यू करने में ज्यादा आसानी करेगा, बच्चा एसेस लिखने में डंडी मारेगा. मेरा सब्जेक्ट तो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, उसको तो पेन उठाने से परेशान. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, आपकी लिखने की जो पावर है वो आपकी बेहतर नहीं हो सकती. और फिर आप ऐसे ही एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन बिजनेस. या 2 मार्क की डेफिनेशन में अगर प्रॉपर चीजें नहीं होंगी तो 1 मार्क गया, यू आर ऑलरेडी एट 50%. यस एग्जैक्टली. और मैं वही अभी रिसर्च भी कर रहा था कि अगर आप रीसेंट पेपर्स के लिहाज से अगर हम नवंबर के पेपर के लिहाज से बात करें तो थ्रेशोल्ड जो है उस पे ए ग्रेड जो है 35 स्कोर पे आ रहा है आउट ऑफ 40, जबकि दूसरे वेरिएंट के अंदर 34 पे आ रहा है. राइट. फिर आपके पास जो ई ग्रेड्स हैं वो 26 पे आ रहा है. राइट. और दूसरे वेरिएंट 23 और 22, यानी कि आपका सिर्फ 9 मार्क्स का गैप है सिर्फ. एंड इवन देन द ग्रेड के अंदर जो चेंजेस हैं वो दो मार्क, यानी कि ए मार्क जो है, ए जो है वो 35 पर है, बी जो है 33 पर है, सी जो है 30 पर है, डी जो है 28 पर है और ई 26 पर है. याद रखिएगा जून 2023 के अंदर ई ग्रेड 25 मार्क्स पे आया था, यानी 25 मार्क्स वाला बच्चा पास था. नवंबर में वो बच्चा रीअपेयर होता है और 25 दोबारा लेता है, वो फेल हो गया. Right. So this is basically something that they need to understand. Bilal, how are you doing?
I'm doing good. आपके भी वही मसले मसाइल हैं? इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है तो राइटिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा इशू ये होता है कि बच्चा पास पेपर की प्रैक्टिस ही नहीं करता. उसको लगता है कि अगर मैं एक चीज डिफाइन पास पेपर प्रैक्टिस इज रीडिंग मार्किंग स्कीम और लुकिंग एट द क्वेश्चन और आंसर जस्ट इनफ, या यू रीड योर पास पेपर की प्रैक्टिस मींस practicing the answer to do yourself? अच्छा, अब there are two things. Initially at the start of the session अगर किसी बच्चे ने एक टॉपिक निपटा लिया तो I would recommend कि वो फुल फ्लैश आंसर लिखे and then have it checked, क्योंकि जब तक वो चेक नहीं कराएगा उसको पता ही नहीं होगा उसने गलती क्या की है. नंबर 2, अब जैसे यहाँ पे आ गए हम मॉक से पहले या अभी हमारे पास सिर्फ 1 महीना बाकी है, उसमें आई वुड रिकमेंड कि स्टूडेंट्स पास पेपर उठाए और उसके बुलेट पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख लें और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ बनना है वो ग्राफ बना लें. एंड अगेन हैव देम चेक्ड. अगर आप चेक नहीं कराओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि गलती क्या हुई है. ए लेवल्स की तो मार्किंग स्कीम तो ना होने के बराबर ही होती है. अभी जो हमारे पास नए पेपर वेरिएंट्स के जो आए हैं, जो सिलेबस जब से चेंज हुआ है, तो मार्किंग स्कीम हैज़ बीन मोर कॉम्प्रिहेंसिव. उससे पहले तो मजाक था, वो मार्किंग स्कीम तो नहीं थी. जब हमें सही समझ छोड़ दिया, हाँ, जब हमें सही से समझ में नहीं आती तो बच्चे तो फिर दूर की बात हो गई. लेकिन कमिंग टू द पॉइंट कि इस वक्त जो बच्चा ए ला रहा है, कैसा पढ़ रहा है वो, हाउ इज ही स्टडीइंग और हाउ इज शी स्टडीइंग, व्हिच अदर्स शुड फॉलो? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई बच्चा ए ग्रेड लाता है या जिसने ए ग्रेड को एक सर्टेन स्ट्रक्चर पे उसने मेंटेन किया हुआ है, 3 चीज़ें कर रहा है वो. ठीक है, नंबर 1 उसके अंदर कंसिस्टेंसी है. वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट. वो रोजाना की बुनियाद पे कुछ थोड़ा कर रहा है. I think that's true for economics also. Obviously. सही है, पहली बात. दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर एक तरह की ईगरनेस है कि वो अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करना चाहता है. वो नहीं, कंप्लेसेंट नहीं है कि है तो है, ठीक है. उसके अंदर हमेशा है कि अगर मैंने ये काम कर लिया, वो हमेशा अपने आंसर की गलती पूछता है. I have few students जो बकायदा मार्क्स देने के बाद we have a fight कि सर ये 1 नंबर क्यों नहीं मिला, अब बताएं मुझे जस्टिफाई करने 1 नंबर क्यों नहीं मिला और ये नंबर क्यों मिलेगा. अच्छा, अब मैंने ये लिख दिया, मुझे ये चीज़ें अगर इफ़ आई एम लाइक टीचिंग 600-700-800 स्टूडेंट, अब मुझे उसके अंदर बैठ के अगर मुझे ये मुश्किल से 10 या 12 बच्चों के अंदर ये चीज़ नज़र आती है, तो दे आर नॉट फाइटिंग फॉर द नंबर्स. बस उनको ये है कि जी 8 में से 5 नंबर आ गए ना, बेस्ट, तो उनके 12 में से ही 5 ही आ रहे होते हैं. सही है, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है वो. ठीक है. एंड नंबर 3 चीज, अंडरस्टैंड द परसेंटेज, वो बन कितना रहा है. हाँ, वो. और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नजर में है, दे रीड द बुक, दे बेसिकली अंडरस्टैंड द कंटेंट. तो कंसिस्टेंसी एंड दे आर नॉट कंप्लेसेंट एंड दे आर रीडिंग द बुक. ये 3 ऐसी चीजें हैं जो मेरी नज़र में किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये 3 चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हों, क्या वो कंप्लेसेंट नहीं होना. यू हैव टू स्ट्राइव फॉर द एक्स्ट्रा मार्क एवरीथिंग एवरी टाइम. मैं तो हमेशा क्लास में कहता हूँ कि यार आपकी टेस्ट में जो कोई भी क्लास टेस्ट हो रहा है, कोई असाइनमेंट हो रहा हो, आपको मैंने टेस्ट में से मार्क्स दे दिए, असाइनमेंट में मार्क्स दे दिए, 10 दे दिए, 8 दे दिए, 12 में से दे दिए. आपके पास 9th नंबर वाला जो है ना, अगर आपके 8 नंबर आए हैं तो आपको यू शुड बी रीडिंग द आंसर ऑफ 9 मार्क. वो आपसे 1 मार्क बेहतर है. हाउ? लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता. Where did I lose a mark? सही है. तो यही वो कॉन्सेप्ट है. जब आपके अंदर वो ईगरनेस आती है ना, तो फिर आपके अंदर वो एक तरह का स्पार्क आता है. और ये फ्रैंकली स्पीकिंग अब रिसेंट डेज के अंदर, रिसेंट बैचेस के अंदर बहुत कम होता जा रहा है परसेंट. सो या 3 थिंग्स आई थिंक. Do you have the same input? Yes, obviously कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पे तो मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ मोटिवेट करने के लिए. जैसे एक एथलीट होता है, अब उसके ओलंपिक्स होने 4 साल बाद, तो वो 4 साल पहले से मेहनत करना शुरू करता है और कंसिस्टेंटली उसको मेहनत को ड्रैग करके बढ़ा रहा होता है. पहले 2 घंटे करता है तो 3 घंटे करना. हमारे यहाँ पे बच्चे भी अब वो 4-4 साल पे जब आता है ना, ही नोज इट्स डू और डाई. बच्चे की भी तो यही सिचुएशन है. चलो उसका 4 साल का ओलंपिक नहीं है, लेकिन एक पूरे साल की पढ़ाई तो है, लेस देन ईयर. तो अब वो उसको भी चाहिए कि भाई उसको इसी तरीके से देखे. दिस इवेंट कम्स वंस इन अ ईयर. उसके लिए आपने पूरा साल जैसी मेहनत की है, लेकिन वो 1 साल में 1 बार ही आएगा.
आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप अक्टूबर नवंबर में जाओगे। आप अपने आप को अगर ये क्वेश्चन दे देते हो देन देयर इज नो एंड टू इट। अक्टूबर नवंबर सही नहीं होगा, आप बोलोगे चलो मई जून में दे देंगे, दैट विल जस्ट प्रोलॉन्ग। और सर ने जिस तरीके से बात बोली, बहुत आसान है हमें तो पकड़ना कि कौन सा बच्चा पास पेपर कर रहा है, कौन सा बच्चा पास पेपर नहीं कर रहा। कितनी चीज़ें हैं जो AS से A2 पे शिफ्ट हो चुकी हैं, सही है ना, और कितनी चीज़ें हैं जो A2 में पहले थी अब नहीं है। तो जब बच्चा पास पेपर प्रैक्टिस करेगा, अब 2023 में इट्स द फर्स्ट ईयर जिसमें पास पेपर चेंज हुआ है, तो वो अगर ही इज मूविंग बैकवर्ड और शी इज मूविंग बैकवर्ड, तो दे विल बी क्वेश्चंस कि सर ये है और आपने नहीं करवाया, तो इसका क्या सीन है। तो हम जस्टिफाई करेंगे। ये सवाल आपसे होगा CIE से 7 दिन पहले, ये सवाल आपसे होगा नहीं सर, वो सवाल होगा पेपर देने से कुछ घंटा पहले। सर ये पढ़ना है, ये पढ़ा है हमने, आपने पढ़ा है? नहीं आपने पढ़ाया है। एब्सोल्युटली। मैं सर बिलाल से बात कर रहा, सर दानिश से बात कर रहा था, और ये चीज़ मेरा आपसे भी क्वेश्चन है कि बच्चा लिखने में व्हाट आर द फंडामेंटल मिस्टेक्स ही इज मेकिंग। लाइक वी हैड अ लवली चैट अबाउट इट। व्हाट डू यू फील व्हेन अ पर्सन इज राइटिंग एन 8 मार्कर और a 12 मार्कर इन AS? आई एम नॉट डिस्कसिंग A2 राइट नाउ। What are the things which the person is foregoing? देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें 12 मार्क का क्वेश्चन है या A2 में 20 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो दे आर प्रीटी मच सिमिलर, सही है। फॉर एग्जांपल अगर एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आना है तो इंट्रोडक्शन इट हैज़ टू बी द सेम। एलोकेटिव एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें तो आपने लिखनी है, सही है। तो अब इसमें तो बच्चे के पास तो कोई स्कोप ही नहीं है ना कि अपना दिमाग लगाना है, वही कॉपी पेस्ट करना है जो हर क्वेश्चन में उसने किया है। जहाँ तक बात आती है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में बच्चा जहाँ पे लैक करता है, इट इज़ नॉट हैविंग इनफ प्रैक्टिस। तो जब आपके पास प्रैक्टिस नहीं है एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पेपर, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्क्रू इट, यू आर गोइंग टू मेस इट अप बिग टाइम। और फिर इवेंचुअली जब आप पेपर दे के निकलोगे तो आपको ये भी अंदाजा नहीं होगा कि आपने भंड मारा है। और बच्चा पता है क्या बोलेगा, बाप पेपर हुआ है। और सबसे मजेदार पता है क्या चीज है, दे आफ्टर द पेपर व्हाट दे डू, दे कंपेयर। यार तुमने ट्रेनिंग का पॉइंट लिखा, मैंने भी लिखा, बस खत्म सीन। उसने ट्रेनिंग में क्या लिखा, आपने ट्रेनिंग में क्या लिखा, pulls apart. I was still saying this कि our children have a confusion as far as the word evaluation is concerned. कि जो है वो negative positive आप लिख दें तो वो evaluation होती है without understanding that is part of analysis. Evaluation में तो आप assumptions को challenge करते हैं। True. ये कब सीखेगा बच्चा? I think this is the thing which we drum in our classes more often than not. What do you feel? क्या है इसके पीछे राज? इसके पीछे राज नहीं है, इसमें ढटाई है, ठीक है। बच्चे they are not listening, सही है। They basically are tuned to it कि हम 11th आवर पे कर लेंगे। जैसे पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट असल में ये है कि जिस तरह की स्कूलिंग से ये लोग आए हुए हैं ना, उस स्कूलिंग के अंदर उन बच्चों को इस तरह की चीज़ के ऊपर रोका नहीं किया, ठीक है। अब उनका दिमाग बन चुका हो, जो आपका प्राइमरी या हाई स्कूल का जो टीचर है ना, या मिडिल स्कूल का जो टीचर, वो उसका माइंडसेट ये है कि बहुत ज़्यादा लिखोगे तो सही नंबर मिलेंगे, द लॉन्गर द बेटर, सही है। उल्टा है, अंग्रेज ज़्यादा बात ही नहीं करता, उसको बात करने का मूड नहीं है, वो तो जब मीटिंग के अंदर भी आता था कि कार्ड के पीछे लिख सकते हो, अपनी बात तो लिख लो, मीटिंग हो जाएगी। Can you explain your point in 20 seconds? That's it. तो उनके पास तो टाइम नहीं है, हम तो लंबी कहानियां बातें करते हैं, घर पे लोग बुलाने की तैयारियां कर रहे हो तुमको। तो पॉइंट ये आता है सारा का सारा कि जब आपको एक चीज आसान है ना ही समझाना, फायदा लिखो, नुकसान लिखो, फायदा लिखोगे तो ये हो जाएगा, नुकसान लिखोगे तो इवैल्यूएशन हो जाएगी। नहीं, देखिए कोई चीज भी अच्छी हो रही है ना, इट्स व्हाई इट इज टू गुड टू बी ट्रू वाली कहानी। तो देयर हैज टू बी अ सिल्वर लाइनिंग, इजंट इट? आपकी हर अच्छी चीज है कोई ना कोई बुरी चीज जरूर हो सकती है, हर बुरी चीज है कोई ना कोई चीज अच्छी जरूर हो सकती है लॉन्ग टर्म। सो ये जब आपको सोचना पड़ता है ना, तो बच्चे के पास तो सोचने का टाइम नहीं, वो तो कहता है मैंने यहाँ सोचा, वहां मेरे पास आंसर प्रोड्यूस होना चाहिए, टाइम तो है ही नहीं उसके पास। तो वो सोचने वाली चीज जो है ना कि इसमें होगा क्या, यानी कि also आपकी बात से कि जो ये वाली जो आपने बात की, आई थिंक कि बुक आल्सो मैटर्स अ लॉट, बिकॉज जो शॉर्टकट्स हैं, द मोर यू गो टुवर्ड्स शॉर्टकट्स,
distancing away yourself from the text. Yeah. That means the actual जो evaluative content जो किताब में लिखा हुआ है, दूसरी चीजों में लिखा हुआ है, वो फिर आप मिस आउट कर रहे हैं. आपका आंसर सुपरफिशियल आंसर्स होते हैं, दुनिया के किसी बिजनेस में भी अप्लाई हो जाते हैं. हर एक के लिए सच होते हैं. इतना माशाल्लाह इतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है कि दुनिया के हर बिजनेस को सॉल्व करता है सिवाय उसके जो पेपर में होता है. MCQs हमारे पास होते हैं सर, बिलाल के पास, सर दानिश के पास नहीं होते. दैट इज वन पेन पॉइंट. मगर मैं ये समझता हूँ कि बच्चा जो है वो MCQs को उस वक्त करता है जब उसका पेपर 2 खत्म हो जाता है कि हमारे पास बहुत टाइम है. Do you think that's the right strategy? देखिए, to be very honest, अगर हम टॉपिकल करें तो that is good. But जहाँ पे एक नेमत है वहाँ पे एक ज़हमत भी बनती है. जिस तरह इकोनॉमिक्स में हमारे पास चॉइस है, अब ये एक नेमत है, लेकिन बच्चा अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तो वो उसके लिए एक अदाब भी बन जाता है. Similarly, having a month for an MCQ एक नेमत ही है. आप रोज़ के अगर 3 MCQs के पेपर भी करो तो 30 days में it makes 90 papers. और फिर किसी के वालिद साहब भी आपको फेल नहीं कर सकते. या ए नहीं, ए बी कैसे ना आए. 90 पेपर कर लिए, अब भी ए नहीं आ रहा, तो मतलब. और प्लीज ये इन चीज़ों से बाहर निकल आए कि इस दफ़ा सारे डीज करेक्ट होंगे, 20 ज़्यादा पूछ रहेंगे. पिछले पुराने साल के पैटर्न के 2 बी के बाद सी आएगा. भाई निकल आए इससे. ये जो पॉडकास्ट है एक्चुअली, ये जो हम आपके सामने अगर थोड़ा सा बिटर भी हो रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि आप, बिकॉज लुक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड यू, दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट मोर थिंग्स देन यू आर. For you, this is your first. For us, especially for the experienced teachers, तो बेटा ये हमारे सामने हर दिन, हर साल का है. Wake up, try to be more regular, try to be more meaningful in your. सिर्फ मेहनत करना नहीं है, आप फोकस करके पढ़ें, consistent होके पढ़ें. It is going to do better. And I personally believe, इसमें मेरा ये अपना 2 cents है कि आप MCQ के प्रैक्टिस करते रहिए, आपका पेपर 2 automatically will be better because the knowledge part will be improving on a daily basis, incremental basis. Elasticity का अगर आप MCQ 3 से 4 दफ़े अलग अलग तरीके का आ रहा है तो आपको 3 से 4 अलग अलग बातें पता लग रही हैं. उससे फ़ायदा उठाइए, इन दोनों को एक ही कंसिडर कीजिए. That you use MCQs to improve your paper 2 rather than considering them 2 different parts. और ये एक, और मैंने ये भी देखा है कि जो बच्चा पेपर 2 में परफॉर्म उतना अच्छा नहीं करता, यानी कि बी लेकर आता है, ए लाने से इन पेपर 1 उसका ग्रेड इंप्रूव होता है, हो सकता है. एंड इट हैज़ बीन हैपेंड. जो बच्चा ए लेकर आता है पेपर 2 में, उसके MCQs नहीं अच्छे होने की वजह से वो अपना ए लूज आउट करता है. सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड. सर रमज़ान में पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए? पहले तो मैंने क्लास को ये बता दिया था कि 15 दिन तो मैं वैसे ही आउट कर रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि जो आपकी प्रोडक्टिविटी 15 दिन में होगी ना, सही है, रमज़ान के वो 30 डेज में आप वो प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हैं. क्योंकि आपके पास बहुत सारे इसमें नींद का फैक्टर, रोज़े का फैक्टर, तरावी का फैक्टर एंड ब्ला ब्ला सब चीज़ें होती हैं. और रूटीन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो जाती है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से ये स्टूडेंट्स वगैरह जितने पढ़ रहे होते हैं, उनका तरावी के बाद का टाइम होता है और सहरी तक का ये पढ़ते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फॉर बिजनेस, मैं सिर्फ बात करूँगा, ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि आप इसको 2 घंटे आपको इसको देने चाहिए. ठीक है. अब 2 घंटे की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 2 घंटे की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आप 3 चीज़ें हैं. 1 घंटा आपकी बुक रीडिंग होगी, 1 घंटा आपने मार्किंग स्कीम्स को देखना है. अगले दिन 1 घंटा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो मार्किंग स्कीम्स आपने पढ़ी होंगी, और सो दैट यू रिटेन समथिंग. ठीक है. एंड देन आप फिर बुक पढ़ेंगे, फिर अगले दिन आप मार्किंग स्कीम पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर आप सेम को. तो कभी आपकी बुक की रिटेंशन आपको नेक्स्ट डे लेके जाएगी, किसी दिन आपको आंसर की रिटेंशन अगले दिन लेके जाएगी. ठीक है. सो यू हैव टू बी एंड बेसिक. जब जो लास्ट 13-14 रोजे रह गए हमें, इनमें आई थिंक कि इफ यू जस्ट सॉल्व 2 क्वेश्चंस अ डे, दैट्स इट, बहुत है. 28 क्वेश्चंस नहीं कर सकते, 1 क्वेश्चन 1 दिन का कर लो. एंड एएस वाले प्लीज 1 क्वेश्चन का मतलब
2 या 3 मार्क वाले नहीं है प्लीज, ठीक है। वो 8 मार्क या 12 मार्क वाले क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन कर लो 8 मार्क का, एक क्वेश्चन कर लो 12 मार्क का, फाइन एनफ। और A2 वाले डेफिनेटली 8-12 करें, पहले 8-12 सीधे हो। एंड आई ऑलवेज बिलीव बच्चा छलांगे मारता है। A2 वाला बच्चा पहले 20 मार्क के बारे में भाई 20 मार्क आ जाए, पहले 8 तो लिख लो, इंक्रीमेंटल सही है। 8 के बाद इम्प्रोवाइज करो 12 के ऊपर, 12 को इम्प्रोवाइज करो 20 के ऊपर, एब्सोल्युटली सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू डे फॉर एवरी डे, जस्ट सॉल्व 1 8 मार्क और 1 12 मार्क क्वेश्चन। काफी हाउ इंपॉर्टेंट इज मॉक? शदीद, क्योंकि जो मॉक में रिजल्ट आता है मोरलेस वैसे ही CIS का भी रिजल्ट होता है, तो पता पहले ही चल जाता है यार, महीना पहले पता चलता है ये शक्ल आने वाली है हमारी अगस्त के अंदर। आप लोग इस बात से निकल आए कि मैं मॉक के बाद पढ़ना शुरू करूंगा, या तो हमने पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया। दैट इज एन एक्सक्यूज यू आर गिविंग योरसेल्फ फॉर अ बैड ग्रेड। यू आर हाइडिंग बिहाइंड योर एक्सक्यूज, डोंट डू दैट। इसको आप अपॉर्चुनिटी समझें। ये आपके वो मैचेस हैं, ये आपके फ्रेंडलीज हो रहे हैं इस वक्त, बिफोर यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड कप और एनी अदर थिंग। ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, इससे फायदा उठाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने वो जो स्केड्यूल के हवाले से बात किया रमज़ान की, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर एक बच्चा नाउ दिस व्हाटएवर सूट्स द स्टूडेंट, सही है, हर बच्चे की एक अलग पर्सपेक्टिव होती है, लेकिन अगर मैं इफ़ आई वाज अ स्टूडेंट, तो जो सबसे अफेक्टिव टाइम होता ना, वो ये होता कि मैं सो के उठाऊँ, सही है, सहरी मैंने की है और सहरी के बाद मैंने 2 घंटे लगा दिए पढ़ाई पे, तो वो सबसे अफेक्टिव टाइम मुझे मिल जाएगा। ये 2 घंटे तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आपका जो भी रूटीन है उसमें आपने मज़ीद पढ़ाई के आवर्स को इंक्लूड करना है। लेकिन ये जो सहरी के बाद का टाइम है, दैट इज़ मोर इफेक्टिव रादर देन तरावी के बाद ना सो के आपने 4 घंटे पढ़ लगा दिए, ना सो के 4 घंटे लगा दिए और सोने के बाद आपने 2 घंटे लगा दिए, दोनों बराबर है। बिल्कुल सही बात। ये कोई बैटल वॉर, यू आर नॉट अ वॉरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, कि आप लगे हुए नींद आ रही है और आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू हर्ट यू। इट इज मेडिकली प्रूवन दैट इफ यू डोंट sleep well, your memories will not form. There is something known as retrograde amnesia. वो आपकी पुरानी वाली learning को रोकता है. The purpose of this podcast was to make sure that you are aware where you are lacking. And before I go, एक दो चीज़ें I would want to highlight. या आप पेपर में फतवे क्यों देते हैं? Analysis के अंदर आप लिख देते हैं कि for example the tax rate is going to do this full stop. Why? आगे बढ़ जाते हैं. That's the second point. Why don't you explain cause and effect? The examiner is waiting for you to make him understand. Please understand something कि examiner is dumb. वो ये चाह रहा है कि आप उसको बताएं। वो और उसमें इंडिकेट करना, सिर्फ ये करना कि इससे क्या होगा, ये सिर्फ नॉलेज के इंडिकेशन वाले पॉइंट्स हैं। यू नॉट इवन गिवन एन एनालिसिस पॉइंट। वंस यू एक्सप्लेन द व्हाई फैक्टर कि ये क्यों होगा और कब होगा, द assumption behind it, then it is going to be considered as an analysis point. Do you agree with this assessment? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों को बोलता हूँ, आपने तो इतना मुश्किल करके समझा दिया, शायद अभी भी समझ पाए नहीं समझ पाए। मैं तो बोलता हूँ कि भाई आपने जो पॉइंट लिखा है उससे क्या होगा, बस ये बता दो। एंड हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट व्हाट इज इन द क्वेश्चन। सही है, तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, उससे क्या होगा, एंड उसका इम्पैक्ट, क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या उसका इम्पैक्ट उस पर लग भी रहा है नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो वैलिड है, नहीं लग रहा तो फिर तो आप कुछ भी लिख के आ जाओ, आप अपने खानदान के बारे में लिख के आ जाओ, वो भी सारी बातें सही होंगी लेकिन मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। सही। मेरे को सही। Would you like to add something? मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है कि आपने फतवे और इवन व्हाट आई बिलीव इन कि इवन द ऑब्वियस थिंग्स, ठीक है ना, बच्चा ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चा ये कहता है कि सर ये तो पता है ना, ये तो ऑब्वियस है। मैंने कहा नहीं, ऑब्वियस नहीं। आपके आंसर से आपके एग्जामिनर चेकर ने बिजनेस सीखनी है, ठीक है, तो आपने अपने आंसर को इस तरह से बताना है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गिव। सर ये देखे ना, ये प्रोडक्ट तो बनाते हैं, मैंने बताओगे तो पता चलेगा ना भाई, जब बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। There should be no room for doubt. Yeah, exactly. डाउट तो डालना ही नहीं है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर आपने जिस तरह से कहा ना कि एग्जामिनर इज लाइक he wants to learn, ठीक है, he is a dumb person, उसको हमने समझाना है पूरा का पूरा। मैं इस बारे में थोड़ा सा इसको इस तरह से लेकर चलूँगा कि अगर आपने अपने आंसर्स को बेहतर करना है, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि असेसमेंट लेवल्स क्या हैं उसके, ठीक है, आपको असेसमेंट लेवल्स पता होने चाहिए। आई हैव चेक्ड 5-6 पेजेस के आंसर सर, स्कोर इन 2 or 3 out of 12 and I have
checked half page answer, getting good marks, yes. getting 12 out of 12. सही है. पॉइंट ये है कि आपको कितनी चीजें मालूम हैं और आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब चीजें वैलिड हो. सही बात. लेकिन ऑब्वियसली वी वुड वांट द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. तो हमारा यहाँ पे पॉडकास्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक फन वे में हाईलाइट करके बताएं कि व्हाट आर द थिंग्स व्हाट स्टूडेंट्स लैक. लेकिन सबसे पहली बात है कि आपका फर्स्ट टाइम है, वी आर एक्सपीरियंस्ड, तो भाई आप लोगों ने हमें मेंटोर चूज़ किया हुआ है. इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन अस, फॉलो व्हाट वी हैव टू से. देखिए 5% तो अपनी चला के भी निकल जाएंगे, दे आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स, तो वो तो कर लेंगे. लेकिन बाकी जो 95% है ना, उन्होंने तो भाई वही करना है जो हमने बोला है. अगर आपने अपनी चलाई, यू आर गिविंग द पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर टीचिंग फॉर मोर देन 10 years, तो वी नो हाउ स्टूडेंट्स मेस अप. तो भाई आपको जो बोला गया है आप उसी को फॉलो करें, ना अपनी चलाएं, और हमसे कोऑर्डिनेट करते रहें कि भाई आप किस तरीके से आगे लेके चलेंगे चीज़ों को. And add one thing, there is no guest paper. There is no important. This is for me also. Please guest papers पर मत भागो. Please important मत पूछो. खुदा का खौफ करो. अगले साल यूनिवर्सिटीज में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाके क्या ये बात पूछोगे टीचर से, सर आप जरा मुझे गेस्ट पेपर दे देंगे, इंपॉर्टेंट बता दें. कुछ नहीं होता. Read the book, read the notes, read the content thoroughly, comprehensively, prepare yourself well. मेरे एक टीचर हुआ करते थे मैथ्स के, वो कहते थे कि पेपर में जाने से पहले ना ये हालत होनी चाहिए कि पूछ क्या पूछता है. कॉन्फिडेंस आपका, ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए. अब हम कॉन्फिडेंस तो इतना है कि पूछ क्या पूछता है तो बोल लेते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है. जब वो पूछता है तो कहते हैं ये नहीं, कुछ और पूछो. ठीक है, तो फिर हमें नवंबर में आना पड़ता है उसके लिए. ठीक है, तो प्लीज डोंट डू दिस. एब्सोल्युटली ट्रू. एंड इसी को रैप अप करते हुए, once reiteration, look, we want the best out of you. That is why we have taken out time and we're sitting in front of you to make sure that the mistakes which have been happening for a long period of time don't happen now, especially now in the CIEs. आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, कंसिस्टेंसी के साथ जाएं. जो भी इस वक्त आपके पास टाइम है, देखें जो कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनअवॉइडेबल होंगी. ईद आ रहा है, ईद के ऊपर ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन कंस्ट्रेंट्स जो कि आप उस वक्त टाइम नहीं दे पाएंगे. प्लान बिफोर हैंड. ताक रातें आ रही हैं, इबादत की रातें आ रही हैं. प्लान बिफोर हैंड कि अभी पहले से कर लें. उस वक्त जाके खड़े होकर प्लान मत कीजिएगा, अच्छा आज मैं ये छोड़ देता हूँ. आपको पता है कि ईद आएगी, 3 दिन आप शायद ना पढ़ पाएँ, उसके लिए आप पहले तैयारी कर लीजिए. चैप्टर्स को बांटें, टीचर्स को अपने प्रॉब्लम्स और अपना पेपर चेक करवाते रहें. जस्ट बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड इट डज नॉट मीन दैट यू आर गेटिंग द मार्क्स. हैविंग इट चेक्ड ऑल्सो विल मेक अ बिग डिफरेंस. I hope today's podcast was useful for you. Thank you so much, Sir Danish. Thank you, Sir Bilal, for your time. And thank you so much for tuning in. Inshallah, we will see you next time. Thank you, Salaam.